नमस्कार सभी को। तो 40 एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग साइंस के डिस्कस करेंगे क्लास 10th के, जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, फॉर्मूला होता है CaO, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? वाटर के साथ हो रही है। क्या बना देगा? CaOH का होल ट्वाइस बना देगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका नेचर कैसा होगा? बेस है, तो बेसिक नेचर इसका हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगी इसमें पहली चीज तो क्या है, जो हीट होगी वो इवॉल्व होगी या हीट रिलीज होगी, ये आपको समझना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हीट निकलती भी है, तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, और जब हीट इवॉल्व होती है ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और क्योंकि बेसिक है तो इसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एनर्जीज रिलीज, मतलब मेनली पूछा गया है किस केस में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, मतलब कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। सिल्वर क्लोराइड की डीकम्पोजिशन में भी एनर्जी देनी पड़ेगी। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हीट है वो क्या होगी? रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है, बाकी सब में हीट देनी पड़ेगी। लेड नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन में भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट देनी पड़ती है। जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखिए टैमरिंड जो है इसमें कौन सा एसिड होता है? तो टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड होता है। अब इस टार्टेरिक एसिड की वजह से जो ब्लू लिटमस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। तो इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उस एसिड का क्या नाम है? टार्टेरिक एसिड है। अगले में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl एज वेल एज NaOH। देखिए मतलब क्या कहा गया, एसिड से भी रिएक्ट हो जाए, ऐसा ऑक्साइड हो, और बेस से भी रिएक्ट हो जाए। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहेंगे? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट रहते हैं, इनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और एम्फोटेरिक के दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो आपको Al2O3 याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जिंक ऑक्साइड याद रखना है। ठीक है, ये Al2O3 जो है ये एसिड मतलब HCl से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा? AlCl3 बना देगा मेजर प्रोडक्ट में, और हाइड्रोजन गैस बना देगा। और दूसरे में अगर आप देखेंगे, जब जिंक की एल्युमिनियम की रिएक्शन किससे होगी? NaOH से। तो जब NaOH से रिएक्ट करेगा Al2O3, तो क्या बना देगा? NaAlO2 बना देगा। ठीक है, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मेनली आपसे पूछा गया था किस ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अब आपको कुछ केसेस दिए गए और पूछा गया है इन विच केस न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सारी की सारी रिएक्शन जो है कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता होगा जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वही लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर पाता है। मतलब ये जो अकेला होना चाहिए ये हमेशा कैसा होना चाहिए? मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को यहाँ से हटा पाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर पाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो एल्युमिनियम और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम ज्यादा है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में देखा है कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगी। इसमें दिया गया है लेड जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो Mg है ये लेस रिएक्टिव है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि होता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसे हमने आपको बताया भी था, ऐसे याद कर सकते हैं आप। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। आप देख सकते हैं कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कैल्शियम और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर 1 और 4 इसका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 3। तो बाकी 3 से कौन इसमें डिफरेंट है? तो देखिए यहाँ पर C7H16 है, इसका मतलब
CnH2n+2 की बात हो रही है, तो ये सब क्या है, एल्केन्स हैं। ठीक है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यही होता है। तो ये भी देखिए CnH2n+2 है, ये भी CnH2n+2 है, ये भी CnH2n+2 है, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है ये मतलब एल्कीन है, ये CnH2n के फॉर्म में है, और ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का होता है। तो इसमें कौन सा एक्सेप्शनल है, तो बी ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैव 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल किस में होते हैं ये पूछा गया है, तो कॉपर सल्फेट .7H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पर .7H2O लगता है। तो चलिए कमेंट में आप बताइएगा FeSO4 के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इसका आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। इसका कलर जो होता है पेल ब्लू होता है, और Fe वाले का कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, इसका जो हाइड्रस सॉल्ट होगा उसका कलर ग्रीन होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन सा है 8th क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए कहा गया राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करती है ब्लड, लंग से रिसीव करती है, बात सही है, पल्मोनरी आर्टरी से रिसीव नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कैसा ब्लड लेके चलती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है। तो यहीं से इसको समझ जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है ये। अगले में दिया गया लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंस इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन क्या सही है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। अब जैसे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्ट होगा किस में, ग्लूकोज में, बात याद रखिएगा। फैट जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, तो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका आंसर फिलहाल क्या होगा। तो पहले में कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज हो जाएगा, फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन में कहा गया ग्लैंड विच डज नॉट अकर एट एज पेयर। तो पेयर में कौन सी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, तो एड्रिनल पेयर में होती है, ओवरी भी पेयर में है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अकेली होती है, पेयर में नहीं पाई जाती है। द पार्ट ऑफ सीड विच इज सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के टाइम पे सीड का वो पार्ट जो सोर्स की तरह काम करता है, फूड सोर्स की तरह काम करता है, ये है कॉटिलिडन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। देखिए 50% टॉल है और 50% शॉर्ट पी प्लांट बन रहा है, तो जो जीन कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जीन कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस केस में टीटी होगा और स्मॉल टीटी होगा। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल डिवाइस ऑलवेज फॉर्म्स इमेजेस ऑफ मैग्निफिकेशन +1। तो मैग्निफिकेशन +1 बन रहा हो, ये कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस में बनता है, तो ये प्लेन मिरर में बनता है, बात याद रखिएगा। अगर -1 बोला जाता तब ये किससे बनता, तब ये कॉनकेव मिरर में बनता, किससे बनता, कॉनकेव मिरर में बनता। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है, कॉर्निया पर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो साइज ऑफ प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल करता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। While focusing on objects at different distances, the distance between the lens and the retina, देखिए डिस्टेंस दिया गया है लेंस और रेटिना से, मान लीजिए ये लेंस हो गया
और ये पीछे रेटिना है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करने का काम सीलियरी मसल्स करती है। बिल्कुल गलत है। सीलियरी मसल जो है ये लेंस के साइज को चेंज करती है, एडजस्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2 और 3 सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन कह रहा है 4 वायर्स ए बी सी डी आर मेड। अब देखिए यहाँ पर आपको सेम मटेरियल के दिए गए हैं ए बी सी डी वायर। लेंथ एल, लेंथ दी गई है एल, आर दिया है रेडियस। देन वायर विच ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस, तो लीस्ट रेजिस्टेंस किस में होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब पहले वाले केस में देख लीजिए रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो इंटू 2L अपॉन पाई इंटू 4R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आएगा 2 और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो मतलब 1/8 के रेशियो में बनेगा। सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो L अपॉन पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 के रेशियो में बनेगा। थर्ड वाला अगर आप देखेंगे तो 4, तो L है तो 4L अपॉन R/4 का होल स्क्वायर के फॉर्म बनेगा, तो ये तो 16 हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L/4 था ही था, और आपको क्या करना है, R/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 1 मिल जाएगा रेशियो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो सबसे कम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये आपको यहाँ पर समझना है। बी ऑप्शन में है नहीं, बी में नहीं, ए में मिल रहा है, क्योंकि ए में जो रेशियो आया 1/8 आया, बी में 1/4 आया था। बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा इसका सही। ठीक है, मतलब पूरा नहीं सॉल्व करना है आपको, केवल ट्रिक से समझ जाना है। 16th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, सिलेक्ट द फॉलोइंग अ फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज मिसिंग। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी इसमें फूड चेन है जिसमें जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का, वो मिसिंग है। तो जैसे ग्रास देखा जाए, ग्रास को गोट ने खाया, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में है, ये तो गलत हो जाएगा, जिसमें तो है। ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, आप देख सकते हैं कहीं ग्रास हॉपर नहीं है, तो इसी में मिसिंग है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे यहाँ ग्रास दिया है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें फाइटो प्लैंकटन है, इसको जू प्लैंकटन खाता है, तो जू प्लैंकटन सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी है, तो किसमें नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है। अब हम लोग 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के देखेंगे। सोडियम सल्फेट इज न्यूट्रल सॉल्ट, बिल्कुल सही है। सोडियम सल्फेट का मतलब होता है Na2SO4। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये NaOH से बना और H2SO4 से बना। ठीक है, अभी जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग दोनों जब चीजें होंगी, या दोनों चीजें वीक होती हैं, ठीक है, मतलब एसिड और बेस अगर है, ये दोनों के दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है या दोनों के दोनों अगर वीक हैं, तो उन दोनों ही केस में क्या होता है, जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है असर्शन में। रीजन में दिया गया सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बात भी बिल्कुल सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। सेकंड में कहा गया ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। ओजोन लेयर जो है ये क्या करती है, हमारे सरफेस ऑफ अर्थ को हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। अगले में दिया गया CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट एट दी हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो CFCs जो हैं ये क्या करती हैं, डिप्लीट कर देती हैं ओजोन लेयर को, धीरे धीरे करके पतला कर रही हैं। ठीक है, और ये जो ओजोन लेयर है ये हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मेनली कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। कई बार पूछ लिया था किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटोस्फेयर याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, लेकिन रीजन में कहीं भी असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले में दिया गया रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। अगले रीजन में दिया गया अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन पॉन्ड रिवर वाटर इज कंपैरेटिवली हाइयर। तो देखिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाइयर दी गई है, हाइयर थोड़ी ना होती है पॉन्ड और रिवर वाटर में जो डिजॉल्व होती है, वो तो लोअर होती है। मतलब
पॉन्ड और रिवर वाटर में जो ऑक्सीजन होगी वो कम होती है एज कम्पेयर टू एयर में जो होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज मोर देन वन। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ये मान के चलिए फोकस है और ये आपका पोल है। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इधर बनती है और बड़ी बनती है। तो वर्चुअल इमेज जब भी बनती है कॉनकेव मिरर में तो हमेशा बड़ी बनती है, इसी वजह से +1 से ज्यादा आपका मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर्स आर इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही और एक्सप्लेनेशन भी यही बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एज वेल एज एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 21st क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स। तो आपको बताना है किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कॉम्बिनेशन नहीं होती है। बर्निंग ऑफ कोल जो है ये क्या है, मेनली C+O2 क्या दे देता है, CO2 दे देता है। यही आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कार्बन का मतलब यही होता है C, यही कोल है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया सेलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो एक्सोथर्मिक कौन सा है, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है हीट रिलीज होगी, बिल्कुल एक्सोथर्मिक होगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब कुछ और नहीं CH4 होता है, यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। इवापोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट मैलिएबल मेटल, मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि उनको थिन शीट्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट मैलिएबल आपका सिल्वर और गोल्ड है। तो गोल्ड सबसे ज्यादा होता है, फिर सिल्वर है। 24th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद फॉलोइंग मेटल्स। तो HCl है, ठीक है, और अलग अलग मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन दी गई है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेनली आपको रिएक्शन समझनी है। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछा है क्या होगा, तो HCl किससे रिएक्ट कर रहा है। देखिए मोस्ट विगरस किस में होगी, तो वही सेम चीज आप कर लीजिए फिर से कि रिएक्टिविटी सीरीज देख लिए। तो केदारनाथ का माली आलू ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तेज होता पोटेशियम में, तो पोटेशियम है नहीं, सोडियम भी नहीं है, कैल्शियम है क्या, कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम है। तो देखिए मैग्नीशियम के साथ सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन होगी, और तो मैग्नीशियम के साथ मोस्ट विगरस रिएक्शन होगी, और आयरन के साथ रिएक्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए आयरन के साथ तो रिएक्ट कर सकता है, लेस तरीके से करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्ट विगरस रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ है, लेकिन कॉपर के साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन के साथ रिएक्ट तो करेगा लेकिन धीमे करेगा, नो रिएक्शन का गलत हो जाएगा केस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25th देखेंगे। 25th में कहा गया नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। इसी तरीके के ऑक्सीजन में आप देखेंगे डबल बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन में आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड होती है। तीनों बात याद रखिएगा। तो 3 बॉन्ड होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट इंश्योर दैट। अब देखिए वॉल्व जो ह्यूमन हार्ट में है ये क्या इंश्योर करती है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, बिल्कुल सही है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड जाए, बात बिल्कुल सही है इसमें। सेकंड में कहा गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, ये गलत है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये भी गलत है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ओनली, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 4 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27th कह रहा है द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द मेडुला। तो मेडुला के थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर जो होता है वो पॉन्स है, ठीक है, और ये हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड ऑन प्लांट प्रमोट्स। अब एब्सिसिक एसिड क्या करती है, तो ये विल्टिंग ऑफ लीव्स में मदद करती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन अ रिप्रोडक्टिव सेल इन प्लांट इज, तो एंड प्रोडक्ट जो होता है मियोसिस का एक रिप्रोडक्टिव सेल इन अ प्लांट में, वो क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है पॉलन ग्रेन्स, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 30th क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है इन अ गार्डन पी वॉयलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट, तो वॉयलेट जो है डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसको मतलब बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओवर वाइट कलर फ्लावर, तो वाइट कलर फ्लावर जो है वो रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव ट्रेट है। व्हेन द पेरेंट प्लांट विद वॉयलेट कलर फ्लावर वीवी इज क्रॉस्ड विद पेरेंट प्लांट विद द वाइट कलर्स, तो पॉसिबल परसेंटेज पूछी गई है अकरेंस ऑफ ट्रेड्स इन F1 प्रोजेनी, ये क्या होगी? तो ये 50% वॉयलेट होगा, 50% वाइट होगा, इसका F1 प्रोजेनी बना के चेक कर लीजिएगा। 31 क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो जैसे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया गया है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इफ इट्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, तो देखिए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग रॉड है, और मतलब ये देखिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, और हाइट ऑफ इमेज जो है ये भी आपकी कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब दोनों साइज बराबर आ रहे हैं, वो केवल एक ही केस में आएंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। अब कहा गया जो इमेज फॉर्म हो रही थी कितनी दूरी पे फॉर्म हो रही थी? 20 सेंटीमीटर दूरी पे फॉर्म हो रही है। तो आपसे पूछा गया फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो फोकल लेंथ जो होगा इसका सी का आधा होता है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो मिरर था वो कैसा था? कॉनकेव था, कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहती है, तो -10 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 32 पे आते हैं, द ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन +1, तो मैग्निफिकेशन +1 हमेशा किस में रहता है? प्लेन मिरर में रहता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है ये इफेक्ट किससे होती है? तो ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बोला जाता है, रेजिस्टेंस याद रखिएगा लेंथ पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के केस में अगर आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, ये हमेशा कैसी रहेगी? तो अंदर की ओर कैसी रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, तो यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। 35th क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड, तो इसे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कौन होगा? तो फर्स्ट पे ग्रीन प्लांट होंगे, ग्रीन प्लांट को किसने खाया होगा? ग्रास हॉपर ने खाया, तो सेकंड पे आ जाएगा। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, थर्ड पे आ जाएगा। और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, तो स्नेक जो आ जाएगा फोर्थ पे आ जाएगा, ये पूछा गया था, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अवर एक्टिविटीज, इनकरेक्ट पूछा गया इनमें से कौन सा है? तो इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट, तो इम्प्रूवमेंट जो हम लोग ने किया लाइफ स्टाइल में उसकी वजह से ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है क्रिएट हो रहा है, ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हैज रिजल्टेड इन लेसर अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये भी बात सही है। थर्ड दिया गया यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स, तो डिस्पोजेबल कप हो गए, कुल्हड़ हो गए, जैसे होते हैं जो आपने मिट्टी के देखे होंगे, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, तो क्या इससे फर्टाइल टॉप सॉइल का लॉस हो जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, ये जो है ये इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए सी इसमें ना लगाइए, इसमें बी लगाएंगे, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो डिस्पोजेबल कप जो है वो बन तो रहे हैं मिट्टी से ही, और ऊपर की मिट्टी से बन रहे हैं, तो फर्टाइल टॉप सॉइल जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हैज रिजल्टेड इन लेसर अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देखिए मेनली जो पैकेजिंग हो रही है वो किससे हो रही है? प्लास्टिक से हो रही है, और प्लास्टिक की पैकेजिंग होगी तो उससे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नहीं सही है, इसमें याद रखिएगा। 37th क्वेश्चन पे आते हैं, असर्शन दिया गया डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन जो वेजिटेबल मैटर का होगा कंपोस्ट में वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बोला गया है, बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू है स्टेटमेंट।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो, उसमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट्स को, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा रीजन है उसमें एक्सप्लेनेशन का रीजन नहीं दिया है, मतलब रीजन खुद अकेले में स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। 38th कह रहा है transpirational pull helps in absorption and upward movement of water and dissolved mineral in plants। तो ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है, डिजॉल्व मिनरल्स को भी मूव कराने में हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट एट नाइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 39th क्वेश्चन, इन अवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई, तो मेन सप्लाई से आती है। वन ऑफ द वायर इन दी सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन, लाइव वायर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वायर होता है ग्रीन इंसुलेशन से, उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो जो ग्रीन इंसुलेशन का है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये कर दी गई है कि जो न्यूट्रल वायर है इसको ग्रीन कलर का दे दिया गया, जबकि ग्रीन कलर आप देखेंगे किसका होता है, अर्थ वायर का होता है, अर्थिंग वायर का होता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो है वो मेनली ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का रहता है, तो इसलिए वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में कहा गया इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले में कहा गया ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रीडोमिनेंटली अपीयर्स ब्लू, तो स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, जो स्काई है, क्लियर स्काई, वो ब्लू दिखाई पड़ती है, बात बिल्कुल सही है। अगले में कहा गया वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज नियरली 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो इसमें देखिए कहा गया वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट जो है वो 1.8 टाइम्स, जबकि ये गलत है, वेवलेंथ तो रेड की ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। तो इस तरीके से 40 एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं, मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं जो पहले से क्वेश्चंस में आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो उसको जो जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।